नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों ये मेरी सच्ची कहानी है तो इसे ज़रूर सुनिए। देखिए मैंने कैसे लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बॉस से कहा, 2 दिन से सुबह शाम इडली डोसा खा खाकर ऊब गया हूँ बॉस, और कितने दिन मुझे यहाँ बिताने होंगे। बॉस बोले, संदीप तुम्हारा 2 दिन में ही ये हाल है, जबकि तुम्हें वहाँ 2 सालों तक रहना होगा, जब तक कि कंपनी को कोचीन में कोई नया प्रोजेक्ट इंचार्ज ना मिल जाए। इतना कहकर बॉस ने पिछले 2 दिनों की तरह इस बार भी मेरा ट्रांसफर टाल दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। मैं उस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जितनी परेशानी मुझे पिछले 2 दिनों में हुई उतनी मैंने उन 8 सालों में नहीं महसूस की थी। 2 दिन हुए हैं मुझे दिल्ली से कोचीन आए हुए। वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि हर कंपनी के मैनेजमेंट का काम होता है कि वो उस कर्मचारी को ज़्यादा परेशान करते हैं जो ज़्यादा कर्मठ होता है, और मुझे भी मेरी उसी गलती की सज़ा मिली थी। पिछले 8 सालों की मेहनत और कर्तव्यनिष्ठ का ये परिणाम मिला था मुझे। वैसे कोचीन शहर बुरा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ 2 चीज़ों की बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। एक तो खाने पीने की, और दूसरी दिन रात हो रही बारिश की। और मुझे तो बचपन से ही बारिश का मौसम पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो आप बारिश में आप कहीं जा नहीं सकते, और तो और रास्ते पर जल जमाव, कीचड़, मच्छर। एक कंपनी के तरफ से एक फ्लैट भी मिला था, लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत थी। मुझे छोड़कर उस पूरे बिल्डिंग में मलयाली लोग रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी बिल्डिंग में नॉनवेज या शराब नहीं पी सकता था, और मुझे सप्ताह में एक बार तो एक बियर चाहिए ही चाहिए। लेकिन उन मल्लुओं के डर से मैंने कभी भी बिल्डिंग में ना तो कभी बियर और ना ही कभी नॉनवेज लेकर आया था। वहीं मैंने पहली बार मल्लू शब्द सुना था। ये शब्द अक्सर नॉर्थ वाले मलयाली लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोचीन में आए मुझे 1 महीने होने जा रहे थे, लेकिन इतने दिनों में मैंने कभी भी अपने बिल्डिंग के किसी भी मल्लू फैमिली से बातचीत तो छोड़ो, हाय हेलो तक नहीं की थी। इधर मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला लौंडा था, जिसकी खुराक पराठे, मुर्गे और अंडे थे, और यहाँ पे आकर मैं सिर्फ चावल और सांभर से दिन काट रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं काफ़ी भीग गया था, जिसकी वजह से मैं लगातार छींके जा रहा था। मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचकर बैग से फ्लैट की चाबी निकाल ही रहा था कि फिर से एक जोरदार छींक आई, और मेरा बैग मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, और बैग में रखी फ्लैट की चाबी बैग से निकालकर बगल वाले फ्लैट के खुले दरवाजे से चला गया। मैं बैग से एक रुमाल निकालकर अपने नाक को पोंछकर उस खुले हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ कि और दरवाजे के पास लगे डोर बेल को बजाता हूँ। अंदर से मुझे एक पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक भारी भरकम सोने का हार पहने एक औरत, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, माथे पे चंदन का टीका, भरा भूरा जिस्म, और साड़ी के बीच झांकती हुई उनकी कमर। उनके सौंदर्य दर्शन में एक पल के लिए मैं अपने फ्लैट की चाबी के बारे में भूल ही गया था। तभी वो मलयाली में कुछ कहती है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। फिर वो मुझे इशारों में पूछती है कि क्या काम है। जब वो इशारे में मुझसे पूछ रही थी तो उनके हाथ में पहने चूड़ियों की खनखनाहट मेरे कानों में किसी शहद की तरह घुल रही थी। मैं सामने पड़े अपने फ्लैट की चाबी की तरफ इशारा करके उन्हें दिखाता हूँ, और फिर इशारा में ही समझाता हूँ कि ये मेरे फ्लैट की चाबी है। वो मुझे चाबी लेकर दे देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जी मेरा हिंदी लिटिल विक बाय द वे, मेरा नाम पार्वती है। पार्वती ये नाम मेरे जहन बस चुका था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे ये बारिश अच्छी लग रही
थी। उस दिन के बाद हर दिन मैं सुबह दूध वाले से दूध लेते समय पार्वती को देखा करता था, क्योंकि वो हर सुबह अपने घर का आंगन धोकर उस पर रंगोली बनाया करती थी। उन्हें रंगोली बनाते देख मुझे एक बहुत ही सुखद एहसास का अनुभव होता था। वैसे वो उम्र में मुझसे 5-6 साल बड़ी होगी, लेकिन जब वो मुस्कुराती तो किसी मासूम बच्चे की तरह लगती थी। उस पे भी गजब तब हो जाता था जब वो मुझे देखती और अपनी टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन हम दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से ना तो वो मुझे अपनी बात समझा पाती थी और ना ही मैं उन्हें अपने फीलिंग्स समझा पाता था। एक रविवार मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को पटाया और उसे अपने घर बुलाया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और उससे पार्वती के बारे में पूछा। उसके बाद मुझे उसने जो बताया वो ये था कि पार्वती एक विधवा है। शादी के 2 साल के भीतर ही उनके पति गुजर गए। उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि अभी उसके सास ससुर ने अपनी कस्टडी में लिए हुए हैं और वो पार्वती को कतई पसंद नहीं करते हैं और उसे ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक मनहूस औरत है जो उनके बेटे के जीवन में आते ही उनके बच्चे को निगल गई। आजकल वो अपने माँ के साथ अकेले ही यही रहती है। उनके पिताजी का पिछले ही साल स्वर्गवास हो गया था और घर का सारा खर्च उनके पिता के पेंशन से चलता है। मुझे ये सब सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि वो अभी अपने जीवन में अकेली है और अगर मैं प्रयास करूं तो वो मुझे मिल सकती है। एक रोज मैं ऑफिस से जल्दी ही लौट आया तो देखा कि मेरे फ्लैट के दरवाजे के सामने रंगोली बनी हुई थी। मुझे समझ में आ चुका था कि ये रंगोली जरूर पार्वती ने बनाई थी। मुझे भी लगा ये सुनहरा मौका है उनसे बातचीत आगे बढ़ाने का और मैं तुरंत फ्रेश होकर और परफ्यूम से नहाकर उनके फ्लैट पर पहुंच गया और उनके घर का बेल बजा दिया। वही मनोरम पायल की छमछम की ध्वनि मेरे कानों में पड़ने लगी और वो दरवाजे की तरफ ही बढ़ी चली आ रही थी। पार्वती ने ही दरवाजा खोला और मुझे देख मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी पोंगल, अंदर आओ। उन्हें देखकर मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई स्वर्ग की देवी को देख लिया हो। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सर पर चमेली का गजरा लगाए बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके विश से ही मुझे याद आया कि आज तो पोंगल है। दरअसल ये मलयाली लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और वो इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं भी उन्हें पोंगल की बधाई देते हुए उनके फ्लैट में प्रवेश करता हूँ। फ्लैट देखकर मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने फ्लैट को सजाया था। कमरा पूरा चंदन के अगरबत्ती की सुगंध से भरा हुआ था। हर दीवार पर भगवान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ। वो मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा करती है और किचन की तरफ चली जाती है। मैंने देखा कि वो मुझसे बहुत ही कम बात कर रही थी। शायद हिंदी ना बोल पाने की वजह से उन्हें मुझसे बातचीत करने में असहजता महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक कप में कॉफी लेकर आई और मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, कॉफी लोगे? मैं उनकी हिंदी सुनकर मुस्कुरा उठा और उनके वाक्य को सुधारते हुए बोला, नॉट लोगे, इट्स लीजिए। मेरा उनको करेक्ट करने से वो थोड़ी सी झेप गई और फिर खामोश हो गई। उन्हें ऐसे चुप देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ गया। क्या जरूरी थी मुझे उनकी हिंदी सुधारने की? अब तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर मैंने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए उनसे पूछा, मैम कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? लिटिल लिटिल ओनली, वो शर्माते हुए बोली। फिर वो खुद से ही बोली, मेरे को इंग्लिश से अच्छा हिंदी आता, तुम हिंदी में ही मुझसे बात करना। आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी। उसके बाद तो मैं उनसे बात करने में इतना मगन हो गया कि उनकी माँ को देखा ही नहीं, जो करीब 1-2 घंटे से मेरे पास वाले सोफे पर बैठी थी। उनकी माँ
ने मलयाली में पार्वती से कुछ पूछा। शायद वो मेरे बारे में ही पूछ रही थी। पार्वती ने उन्हें सब कुछ समझाकर उन्हें वापस उनके कमरे में सुला दिया। हम दोनों ही एक दूसरे से बात करने में इतने मगन थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने अपनी हाथ की घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 8 बजने जा रहे थे। मैंने पार्वती से विदा लेकर उठने को हुआ तो पार्वती तुरंत उठकर किचन में चली गई और मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, पीछे से पार्वती ने कहा, ये तुम्हारे लिए रात में खा लेना। वो मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोली। मैं उन्हें शुक्रिया कहकर अपने फ्लैट में चला गया और कमरे में जाते ही डब्बा खोला तो मैंने देखा कि डब्बे में इडली और सांभर था। लेकिन आज ये इडली सांभर भी मुझे मेरे पराठे और चिकन से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे उम्र के कुछ लड़के उन्हें आंटी कहकर पुकारते थे, जबकि उनकी उम्र भी उतनी नहीं थी। शायद वो उन्हें उनके शारीरिक मापदंड के आधार पर बुलाते होंगे। कुछ मल्लू परिवार तो पार्वती से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने मल्लू समाज के नियम कानूनों को नहीं मानती थी। तभी तो विधवा होने के बावजूद भी श्रृंगार करती थी, हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही खुले विचारों की महिला भी थी। लेकिन उनसे बात करके मुझे ये भी पता चला कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस करती है और जैसे ही वो खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वो अपने बच्चों के कस्टडी के लिए अपने सास ससुर पर केस करेगी और अपने बच्चों को वापस अपने पास ले लेगी। वो पिछले 6 महीने से कई कंपनियों की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई है। मैं तो अपने कंपनी में ही उन्हें रखवा लेता, लेकिन हमारी कंपनी में अभी ऐसी कोई पोस्ट खाली ही नहीं है। एक दिन मैं जब सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला तो देखता हूँ कई सारी औरतें पार्वती के घर के आगे खड़ी होकर मलयाली में चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है। मैं रुक कर देखना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन आज मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए मैं पहले से ही लेट हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा शाम को पार्वती से पूछ लूँगा और उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को लौटते वक्त मुझे सुबह वाली घटना याद आई और मैंने पार्वती का घर डोर बेल बजाया। मैंने देखा कि दरवाजा पार्वती के माँ ने खोला था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि पार्वती कहाँ है, लेकिन उन्हें मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। तभी पीछे से लड़खड़ाती हुई आवाज में पार्वती की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से कुछ कह रही थी और उसकी माँ उसकी बात सुनकर मुझे पार्वती के कमरे में ले जाती है। मैंने देखा कि पार्वती बिस्तर पे किसी रोगी की भांति पड़ी है और जब मैं उसके पास बैठकर उसके सर को छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। पार्वती अम्मा को मेरे लिए कॉफी बनाने को कहती है और अम्मा किचन में चली जाती है। मैं बोला, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? वो कराहते हुए बोली, मेरा अम्मा बहुत वीक, वो मुझको नहीं संभाल सकता। बाय द वे मैंने पैरासीटामोल ले लिया, आई विल फाइन सून। मैं भी आओ देखा न ताओ उन्हें अपने बाहों में उठा लिया और उन्हें लेकर कमरे से निकलने लगा। पार्वती मेरे इस तरह उन्हें अपने बाहों में उठा लेने से पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी और बार बार मुझे खुद को उतारने के लिए कह रही थी। लेकिन तब तक मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। मैंने उनके होठों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें शांत रहने को कहा और अपने होठों को उनके कानों के पास लेकर फुसफुसाते हुए कहा, आप आवाज मत करो वरना आपकी अम्मा आ जाएगी और मुझे आपको इस तरह उठाते हुए देख लिया तो मुझे मलयाली में ढेर सारी गालियां देगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, यू आर सच ए रिस्कल। उसके बाद मैं उन्हें बिल्डिंग के लोगों से बचते बचाते बेसमेंट में अपने कार तक लेकर गया और फिर वहां से उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पार्वती का चेकअप किया तो पता चला कि उसे अनीमिया की शिकायत है और उनके बॉडी में ब्लड की कमी है। डॉक्टर ने मुझे कुछ आयरन की दवाई देते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए आप ऑफिस को छोड़ अपनी आंटी पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने इस बीमारी
बीमारी को हल्के में लिया तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने डॉक्टर पर तुनकते हुए कहा, सर ये मेरी आंटी नहीं है, मैं इनका पड़ोसी हूँ और बस इनकी मदद के लिए आपके पास लाया था। डॉक्टर ने बोला, ठीक है भाई, आप इनको जो भी लगते हो, लेकिन हो सके तो इनके परिवार वालों को कहना कि इनका उचित देखभाल करे। मैंने डॉक्टर को उनकी फीस दी और फिर पार्वती को अपने कंधे का सहारा देकर कार तक लेकर जाने लगा। इसी दौरान पार्वती बार बार मेरे चेहरे को मंत्र मुग्ध होकर देखे जा रही थी और उसका मुझे इस तरह देखते रहने से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी थी। उसने मुझसे पूछा, जब डॉक्टर ने मुझको तुम्हारा आंटी बोला तो तू एग्री क्यों हुआ? उसके प्रश्न में मुझे उसका व्यंग साफ पता चल रहा था। शायद अब वो मुझसे मेरे मुंह से ही मेरा हाले दिल उगलवाना चाहती थी। मैंने कहा, आप मुझे आंटी नहीं लगती हो और अगर आपको कोई आंटी बोलता है इट्स मीन दैट ही इज ब्लाइंड। वो मेरे जवाब को सुन खिलखिलाकर हंसने लगती है और फिर एक गहरी खामोशी के बाद कहती है, अगर मैं आंटी नहीं लगती तो फिर क्या लगती तुम्हारा? हम कार तक पहुंच चुके थे और मैंने उसे कार में बिठा दिया और फिर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास ले गया, इतने पास कि हम दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि मुझे पार्वती की बढ़ी हुई धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने अपने होठों को उसके चेहरे के बेहद करीब ले जाते हुए बोला, मुझको तुम मेरी फिर कभी बताऊंगा। उस दिन के बाद से पार्वती भी मुझे उसी नज़रों से देखने लगी थी जिस नज़र से मैं उसे देखा करता था। मैंने पार्वती की देखभाल के लिए ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी भी ले ली थी और अब मैं ज़्यादा वक्त पार्वती के घर में ही बिताता था। पार्वती को भी मेरी कंपनी पसंद आने लगी थी और वो भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं अक्सर उसके दवाई खाने के समय पर ही उसके घर जाता था क्योंकि मैं बस तसल्ली चाहता था कि पार्वती ने दवाई खाई या नहीं। कई बार तो मैंने खुद अपने हाथों से उसे दवाई खिलाई थी और उस दौरान कई बार मेरा हाथ उसके होठों को छू जाया करता था और उस समय हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों ही एक दूसरे के स्पर्श को लेकर काफी सुखद अनुभव कर रहे थे। मैंने देखा कि पार्वती की माँ को मेरा उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो पार्वती की वजह से मुझे कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन वो ये समझ नहीं रही थी कि मैं सिर्फ पार्वती को देखभाल करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने भी निस्वार्थ भाव से पार्वती की सेवा की। डॉक्टर की दवाई कहे या मेरी मोहब्बत का असर, 2-3 दिनों में ही पार्वती की हालत काफ़ी सुधर चुकी थी। अब वो बिस्तर से उठकर खुद काम धाम भी करने लगी थी। मैंने देखा कि इन 2 दिनों में पार्वती की माँ का भी मेरे प्रति रवैया बदल चुका था। अब वो मुझे देखकर मुंह नहीं बनाती है, बल्कि मेरे घर में घुसते ही तुरंत मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती है। पार्वती तो ठीक हो गई, लेकिन इन 3 दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी। शायद पार्वती के सेहत के विषय में सोचते सोचते मैंने खुद के सेहत के विषय में सोचा ही नहीं। उधर पूरी बिल्डिंग में मेरे और पार्वती के अफेयर के चर्चे जोरों से चल रहे थे। वैसे मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पार्वती और उसकी माँ के बारे में सोचकर काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि बिल्डिंग की औरतें अक्सर पार्वती और पार्वती की माँ को ताना मारे करती थी। बिल्डिंग की कुछ औरतें तो उसे जादू टोना करने वाली चुड़ैल मानती थी। मैं उनके इस निरर्थक तानों को सुनता तो मन ही मन मुझे उन औरतों पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचता था कि ऐसी धार्मिक और मासूम औरत को कोई कैसे बुरा भला कह सकता है। इधर मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मुझे लगा कि अब ज़्यादा देर करना सही नहीं रहेगा, वरना मेरी ये बीमारी कहीं गंभीर रूप धारण ना कर ले। मैं उसी शाम उसी डॉक्टर के पास पहुंच गया जहां मैं पार्वती को लेकर गया था, लेकिन अचरज
अचरज की बात थी कि उस डॉक्टर ने मुझे पहचाना ही नहीं। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो मुझसे पहली बार मिला हो। मुझे भी लगा कि शायद मुझे जैसे हजारों मरीजों से मिलता होगा उसी वजह से मुझे भूल गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तब हुई जब उसने मुझसे कहा कि मुझे अनीमिया की शिकायत है और मेरे जिस्म में खून की कमी हो रही है। पहले तो मुझे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरा ब्लड सैंपल लेकर उसकी जांच रिपोर्ट मुझे दिखाई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट भी हूबहू पार्वती के रिपोर्ट की ही तरह थी। मैं अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए डॉक्टर से पूछा, अभी 3 दिन पहले मैं आपके क्लिनिक में अपनी एक फ्रेंड को लेकर आया था और आपने उसे भी अनीमिया की ही प्रॉब्लम बताई थी। डॉक्टर तुनकते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो आज से पहले कभी भी तुमसे नहीं मिला, शायद तुमको कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैंने उस दिन की सारी घटना उसे फिर से बताई, लेकिन वो अपनी ही बात पे अड़ा रहा और गुस्से में बोला, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मेरी फीस दो और चलते बनो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैंने डॉक्टर की फीस दी और दवाइयाँ लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डॉक्टर का उस पूरे दिन की घटना को भूलना, मेरे शरीर में खून की कमी का होना, ये सब चीजें सोच सोच कर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी और मेरा मन एक अनजान डर से कांप रहा था। मैं जैसे ही अपने बिल्डिंग के पास पहुंचा, मेरे दिल में एक विचित्र शंका ने जन्म लिया और उस शंका की कल्पना मात्र से ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही भयानक था और अगर वो सच हुआ तो मैं एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं कार पार्क करके बेसमेंट से निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि अपने बिल्डिंग का दरबान गेट पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखकर किसी से हंस हंस के बातें कर रहा था और मेरी नज़र अनायास ही ऊपर बालकोनी की तरफ चली गई और मैंने देखा कि ऊपर पार्वती खड़ी थी और अपने दरबान से हंस हंस कर बात कर रही थी। उन्होंने शायद अभी तक मुझे नहीं देखा था और मैंने भी उन दोनों को पता चले बगैर सीढ़ियों से अपने फ्लोर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचा तो देखा कि पार्वती मेरे फ्लैट के पास ही खड़ी थी और उसके हाथ में एक कॉफ़ी का बड़ा सा कप था। वो उस कप को मेरे तरफ बढ़ाते हुए बोली, टेक इट, मैंने ये तेरे लिए बनाया। मैं चौंकते हुए उससे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं इसी टाइम पे आऊँगा? उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे बाबा, तू नॉर्मली इसी टाइम पे आता है, इसीलिए मैं गेस किया। लेकिन आज मुझे उसकी इन आदतों पे प्यार नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे अंदर से एक डर की अनुभूति हो रही थी। मैंने पार्वती से कहा, आई एम टू टायर्ड, मैं बाद में पी लूँगा। लेकिन वो तो जिद पर अड़ चुकी थी कि वो मुझे कॉफ़ी पिला के ही मानेगी। फिर जब मैंने देखा कि अब और कोई चारा नहीं है इससे पीछा छुड़ाने का, फिर मैंने उससे वो कप लेकर अपने घर में जाने लगा और उससे बोला, ओके बाबा दे दो, मैं फ्रेश होकर पी लूँगा। मैं कमरे में जैसे ही घुसा, मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे पार्वती भी घुस गई। उसने मुझे पीछे से दबोच लिया और मेरे पीठ पर अपना चेहरा घुमाने लगी। अगर ये हरकत वो किसी और दिन करती तो शायद मैं उसे उस वक्त खुद से अलग नहीं कर पाता, लेकिन आज सिचुएशन अलग है, क्योंकि आज मुझे उसकी हर एक अदा बेईमानी लग रही थी। मैंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये आप क्या कर रही है? उसने मेरे सवाल पर शरारत भरे अंदाज में कहा, डोंट एक्ट स्मार्ट, आई नो कि तुम भी मेरे को लाइक करता। वो मुझे अपनी हर एक अदा दिखा रही थी और मुझे रिझाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि अब मेरी आंखें खुल चुकी थी और मुझे उसका घिनौना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक बात याद आई, जिस दिन पार्वती की तबीयत खराब हुई थी उस दिन सुबह में पार्वती के घर पर कुछ महिलाएं चिल्लम चिल्ला रही थी। मैंने तपाक से पार्वती से उस दिन की घटना के बारे में पूछ लिया, अच्छा जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन सुबह सुबह आपके घर के आगे बहुत सारी महिलाएं चिल्ला रही थी, क्यों? वो मेरे अचानक से पूछे इस प्रश्न को सुन भौचक्का रह गई और बंगले झांकते हुए बोली, आई दैट डे, अरे वो लोग तो रोज मेरे को चिल्लाता है
उसमें नथिंग न्यू, लेकिन मुझे उसकी बात से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद वो मेरे पास नहीं रुकी और बहाने बनाकर मेरे रूम से निकल गई। लेकिन मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं उस औरत का राज पता करके ही रहूँगा। मैं फ्रेश होकर तुरंत उसी दरबान के पास पहुँचा जिससे कुछ वक्त पहले पार्वती हंस हंस कर बात कर रही थी। लेकिन उस दरबान ने जैसे मुझे उसकी तरफ आते देखा वो भागने लगा। मैंने भी उसका पीछा किया लेकिन वो तब तक दूर निकल चुका था। ये सारी चीजें मेरे संदेह को और पक्का कर रही थी। उस दिन जब मैं निकल रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब सब महिलाएं पार्वती के घर के आगे चिल्ला रही थी तो उसी दौरान एक महिला ने मुझे मेरे फ्लैट से निकलते देखा और मेरे पास आने लगी थी। लेकिन मैं उस वक्त हड़बड़ी में होने की वजह से उन्हें इग्नोर करके वापस चला गया था। वैसे मैंने उन महिला को कई बार मेरे और पार्वती पर नजर रखते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि वो बाकी लोगों की तरह ही हमारे इस अफेयर से जलते हैं। मुझे उनका फ्लैट नंबर मालूम था, इसलिए मैं सीधे उनके फ्लैट पर पहुंच गया और उनका डोर बेल बजाया। मैंने देखा कि गेट को खोलने के लिए एक 20-22 साल का लड़का आया था। दिखने में बिल्कुल मरियल सा था, गाल धंसे हुए थे, आंखों के नीचे काला घेरा बन गया था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोला, आप संदीप जी हो ना, कम इनसाइड, हमको पता था कि एक न एक दिन आप यहाँ आओगे। मैंने कमरे में प्रवेश किया तो मुझे सोफे पर वही महिला बैठी दिखाई दी और वो मुझे देखकर बोली, आओ उधर सोफे पर बैठ जाओ। मुझे पता था कि आप एक न एक दिन मेरे पास आओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आओगे। मैंने देखा कि उनके परिवार में सिर्फ वो औरत और उनका बेटा ही था और दोनों मलयाली होते हुए भी काफ़ी अच्छी हिंदी बोल पा रहे थे। तभी महिला बोली, कॉफ़ी पियोगे? हाँ। मुझे उनकी हंसी में एक व्यंग छिप साफ दिख रहा था। मैंने उनसे कहा, देखिए आंटी, आपको अगर कुछ भी पता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है तो साफ साफ बताइए, प्लीज़ ये पहेलियाँ मत बुझाइए। वो कुछ देर शांत रही, फिर उसके चेहरे पर एक घृणा का भाव आ गया और वो उसी घृणा के साथ बोली, वो पार्वती जिसे तुम देवी समझ रहे हो वो कोई देवी नहीं बल्कि एक आदमखोर तांत्रिक है। मैं उनकी बातें सुनकर अपने सोफे से उठ खड़ा हो गया और उन पे चिल्लाते हुए बोला, ये आप क्या बोल रही हैं? माना पार्वती का चरित्र सही नहीं है, लेकिन तांत्रिक और वो भी आदमखोर तांत्रिक, इट्स टू मच। और ये बिल्डिंग वाले क्या वे एक ऐसी औरत को रहने देंगे? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ और अगर तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है तो तुम खुद ही तय करना कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। वो मुझे समझाते हुए बोली। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, तो सुनो, हमें भी इस बिल्डिंग में आए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और शुरू में जब हमें उसके पति और बच्चों के बारे में पता चला तो हमें भी उसके साथ सहानुभूति हुई और उसी दौरान मेरा और मेरे बेटे का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब होने लगी और जब मैंने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि उसे अनीमिया की शिकायत है और वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। मैंने उसका अच्छे से इलाज करवाया और वो फिर से ठीक होने लगा, लेकिन उन्हीं दौरान वो आपस से पार्वती से मिलने जाने लगा। एक दिन जब मैं अपने बेटे को खोजती हुई पार्वती के घर पहुंची तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं भी बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उनके घर में घुस गई, लेकिन ये क्या, उनके घर तो वैसा नहीं था जैसा पहले था, क्योंकि जब मैं पहली बार उनके घर आई थी तो उनके घर में चारों तरफ भगवान की मूर्तियाँ थी, लेकिन आज उनके घर पर चारों तरफ डरावने शक्ल की मूर्तियाँ थी और तो और पूरा कमरा किसी कसाई खाने की तरह बदबू कर रहा था। तभी मुझे उनके घर में कुछ मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई दी। मैं आवाज़ को दिशा में बढ़ने लगी तो देखा कि आवाज़ एक बड़े से अलमारी से आ रही थी। मैंने भी हिम्मत करके एक झटके में अलमारी खोल दी और सामने का दृश्य देख मेरी आंखें चीख निकल गई। मैंने देखा कि मेरा बेटा लेटा हुआ है और उसकी दोनों तरफ पार्वती और उसके माँ
मेरे बेटे की एक कलाई को पकड़कर उसमें अपने दांत धंसाए बैठी उसका खून पी रही थी। मुझे देखते ही वो एक डरावनी हंसी हंसते हुए मलयाली में बोली, हाँ हाँ, देखो कैसे तुम्हारा बेटा हमारी प्यास बुझा रहा है। कुछ देर और फिर हम तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस सौंप देंगे। उस दृश्य को देख मैं अपना सुध बुध खो बैठी और बेहोश हो गई, और जब आंख खुली तो देखा कि मैं अपने कमरे में हूँ और मेरे सिराहने मेरे बेटा बैठा है। वो मुझे होश में आते देख बोला, माँ आपको क्या हो गया था? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उधर मेरे बेटे को भी कुछ याद नहीं था। उसी शाम मेरे घर एक पीर बाबा पधारे, और जब मैंने अपने बेटे को उन्हें कुछ दान देने के लिए दरवाजे पर भेजा तो अचानक से पीर बाबा की नज़र मेरे बेटे की कलाई पर पड़े दागों पर पड़ी। उसके बाद वो मेरे बेटे को बोले कि तुरंत अपनी माँ को बुला कर लाओ। लेकिन मेरे बेटे को इन पीर बाबाओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उनसे बोला, बाबा आपको दान मिल गया ना, अब जाओ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। लेकिन बाबा ने मेरे बेटे को धक्के देकर एक तरफ कर दिया और सीधे मेरे कमरे में आ गए, और मुझे देखते ही वो अपने हाथ में पड़े एक ताबीज को मेरे सर पर रख देते हैं, और उसी के साथ मुझे इस दिन की सारी घटना याद आने लगती है। उधर मेरा बेटा भी गुस्से में उनके पीछे पीछे मेरे कमरे में प्रवेश किया। तभी उन बाबा ने उसी ताबीज को मेरे बेटे के सर पर भी छुआ दिया, और उसी के साथ साथ उसे भी सब कुछ याद आने लगा। हम दोनों कुछ देर निशब्द बैठे रहे, फिर बाबा को धन्यवाद देते हुए उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कि वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं लग रही, इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इस बिल्डिंग को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि इस बिल्डिंग में सिर्फ वही एक परिवार ही नहीं बल्कि कई परिवार उन्हीं की तरफ पिशाच है। ये सुनकर हमारा दिल घबरा रहा था, लेकिन हमने तो अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी इसी घर को खरीदने में लगा दी थी, और इतनी जल्दी हम इस घर को बेच भी नहीं सकते थे। इसीलिए बाबा ने हमारी मदद करने के लिए हमें एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज को कभी भी खुद से अलग मत करना, और जितनी जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को छोड़ दो वरना मारे जाओगे। इतना कहकर वो सुबक सुबक कर रोने लगी, और फिर कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मैंने जब तुम्हें इस बिल्डिंग में फ्लैट लेते देखा तो मैंने तुम्हें कई बार उस चुड़ैल के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं समझ पाए और तुमने हमें ही गलत समझा। फिर उस दिन जब बिल्डिंग की सारी औरतें जो वास्तव में चुड़ैलें थी वो पार्वती के घर के बाहर खड़ी होकर उनका कोई रस्म कर रही थी, तो मैंने तुम्हें उसी भीड़ की आड़ में छिपकर तुम्हें उनकी असलियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम उस दिन भी मुझसे मिले बिना वहां से चले गए थे। मुझे अब सारा माजरा समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे इस बात समझ में नहीं आई कि उस डॉक्टर ने उसे क्यों नहीं पहचाना कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उन महिला का नाम निर्मला था और उनके बेटे का नाम राजीव। वो लोग अभी तक सिर्फ इसी वजह से जीवित थे क्योंकि उन्होंने उन पीर बाबा का दिया हुआ ताबीज धारण किया हुआ था, वरना वो तो कब के उन पिशाचों का भोजन बन चुके होते। बेटा, तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि वो किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकती है और उसे अपने मन मुताबिक काम करवा सकती है, और काम होने के बाद उस इंसान को खुद वो बात याद नहीं रहती है। मेरे जिज्ञासाओं को जवाब देते हुए वो निर्मला आंटी बोली, अब मुझे भी सब कुछ समझ में आने लगा था कि क्यों वो डॉक्टर मेरे दोबारा जाने पर मुझे पहचान नहीं पाया था। मैं घबराते हुए पूछा, हम दो परिवारों को छोड़ और कितने परिवार हैं जो कि हमारी तरह इंसान है? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जो बच्चे भी होंगे उन्हें भी वो दोनों माँ बेटी अपनी तरह पिशाच बना चुके होंगे, क्योंकि मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि पार्वती और उसकी माँ ही इन सारे पिशाचों के मुखिया है, क्योंकि मैं अक्सर दोपहर को बहुत सारे लोगों को उनके घर में घुसते हुए देखती हूँ। निर्मला आंटी बोली। फिर उनका बेटा राजीव बोला, हम तो मजबूर हैं क्योंकि हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ इस डर के साए में जीना पड़ रहा है। जब से हमें ये सब बात पता चली है तब से हम इस घर को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारे इस घर को खरीद कर यहाँ मरने को आ जाए। मैंने पूछा, आप लोग तो बिल्डिंग से बाहर भी तो जाते
चाहते हो तो किसी और को अपनी आप बीती नहीं बताई, जैसे कि आस पड़ोस के लोग या पुलिस को। इस बिल्डिंग में कई ऐसे भी पिशाच हैं जो कि बड़े बड़े ओहदे पर काबिज है और उनकी पहुंच हमारे तुम्हारे से कहीं ऊपर तक है। और एक बात, तुम जिस कंपनी में काम करते हो तुम्हारा बॉस भी इन्हीं पिशाचों का ही एक सदस्य है और हर साल वो तुम्हारी ही तरह एक नए लड़के को इस फ्लैट में भेजता ही रहता है पोस्टिंग के बहाने। क्या तुमने कभी पूछा अपने बॉस से कि तुमसे पहले जो बंदा यहाँ पोस्टिंग के लिए आया था उसका क्या हुआ? राजीव ने एक ही सांस में ही सारा माजरा मुझे समझा दिया। मैं झुंझलाते हुए राजीव से बोला, तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? माना हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो भी ये लोग तो हमारी ही तरह और भी निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से भागने के बजाय इनका खात्मा कैसे हो वो उपाय सोचना चाहिए और इसके लिए हमारी मदद सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है आपके पीर बाबा। लेकिन उन्होंने कहा था कि इन पिशाचों का खत्म करने का उपाय नहीं है। निर्मला आंटी बोली। मैं आंटी और राजीव से बोला, आंटी हमारे फील्ड में एक कहावत है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है और हमें बस उस समाधान को ढूंढना है और उसमें पीर बाबा को हमारी मदद करनी होगी। राजीव तुम मेरे साथ अभी चलो पीर बाबा से मिलने, तब तक आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैं और राजीव बिल्डिंग में सबसे छुपते छुपाते पीर बाबा के मजार पर पहुंच जाते हैं। पीर बाबा उस समय इबादत के लिए बैठे थे तो हम उनका इंतजार करने लगे और थोड़ी देर बाद जब बाबा मजार से बाहर निकलने लगे तो राजीव ने उन्हें सलाम किया और उन्हें पूरी बात बताई। पीर बाबा गुस्से से बोले, देखो तुम लोग मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, बचकानी हरकत करना छोड़ दो और अपनी जान बचाकर उस शैतानी बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। मैं बोला, बाबा क्या हमारे भागने से ये समस्या सुलझ जाएगी? क्या हमारे बाद जो लोग आएंगे उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? बाबा मेरी बातें सुनकर थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोगों को शायद पता नहीं कि वो मामूली पिशाच नहीं है, वे आदम पिशाच है जो कि इंसानों की ही तरह दिखते हैं और हम इंसानों की ही तरह बर्ताव भी करते हैं और वो इंसान का शिकार भी सिर्फ अपनी भूख जितनी ही करते हैं और खून पीने के बाद इंसानों को छोड़ देते हैं और जब वो इंसान फिर से स्वस्थ हो जाता है तभी वो फिर से उसका खून पीने जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक उनका यह राज अभी तक राज ही है। बाबा लेकिन उनका ख़त्म करने का कोई तो उपाय होगा? मैंने अधीर होकर बाबा से पूछा। देखो बेटा, उपाय तो है लेकिन बहुत ही कठिन है और उस उपाय की वजह से वो पिशाच जो कि अभी तक सिर्फ इंसानों के खून पर ही रुके हुए थे वो शायद क्रोधित होकर खुलेआम नरसंहार न करने लग जाए। फिर भी तुम मेरे पास इतनी उम्मीद लेकर आए हो तो तुम्हें उनकी उत्पत्ति की कहानी बताता हूँ और वहीं से तुम्हें इनके खात्मे का भी उपाय मिलेगा। तो सुनो। बाबा ने कहना शुरू किया, तुम लोगों ने रामायण की कहानी तो सुनी होगी कि जब श्री राम ने लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण के सिंहासन पर बैठते ही उनकी अच्छी और नीतिगत राजनीति कुछ राक्षस गण को अच्छी नहीं लगी और वो लंका को छोड़कर भारत में आकर बसने लगे। लेकिन उन्हें यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर सूर्यवंशी के बाद यदुवंशी और फिर कई महान क्षत्रिय राजा आए और उन्होंने उन राक्षसों का जीवन दूभर कर दिया। तभी उस समय के राक्षसों के राजा कालकेय ने ये उपाय निकाला और वो भी अपनी बची खुची राक्षस प्रजाति के साथ इंसान बनकर रहने लगे और इंसानों की ही तरह जीवन यापन करने लगे। पहले पहले तो वे सिर्फ जानवरों को ही खाकर और उनका रक्त पीकर जीवन जी रहे थे, लेकिन कलयुग के आगमन के साथ साथ वो भी मजबूत होने लगे थे। आज के समय में उनकी प्रजाति के वंशज केरल के हर क्षेत्र में है, चाहे वो राजनेता हो या फिर कोई बहुत बड़ा ओहदा। अब तो उन्होंने इंसानों का भी खून पीना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी ये प्रक्रिया बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं और जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो वो बिल्डिंग ही उनका प्रमुख केंद्र है। लेकिन मैंने उन्हें आज तक किसी इंसान को मारते नहीं देखा है क्योंकि वो सिर्फ इंसान का खून पीते हैं, सिर्फ जीवित रहने के लिए, क्योंकि कालकेय ने मरते
करते वक्त ये भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन भी कोई आदम पिशाच किसी भले मनुष्य को बिना कोई कारण के मारेगा, वो दिन ही हमारी प्रजाति का आखिरी दिन होगा। बाबा इतना कहकर चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, तो कहो अब तुम लोगों का क्या कहना है। बाबा आप मुझे कमजोर मत समझिए, मैं हर एक खतरा उठाने के तैयार हूँ। और एक बात बाबा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? मैंने बाबा से पूछा। बेटा मैंने आज तक ये बात राज ही रखना चाहा था, लेकिन आज तुम लोगों के साहस को देखकर मैं ये समझ चुका हूँ कि अब इस प्रजाति के लुप्त होने का समय आ गया है, या यूँ कहूँ कि मेरी प्रजाति का है। मैं भी एक आदम पिशाच हूँ, लेकिन मैं उन खून पीने वाले लोगों का दल छोड़ दिया, क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे एक फकीर मिले थे जिनके मार्गदर्शन से मैंने अल्लाह के दरबार में जाकर खुद को समर्पित कर दिया, और उस ऊपर वाले के रहमो करम की वजह से मुझे अब खून की प्यास नहीं लगती है। बाबा अपने बारे में बताते भावुक हो जाते हैं। मैं और राजीव उनकी बातें सुनकर भौचक्का रह जाते हैं। फिर मैं उनसे वो पूछता हूँ जिसके लिए हम उनके पास आए थे, कि आखिर कैसे होगा इन आदम पिशाचों का खात्मा। बाबा कुछ देर तक मौन रहने के बाद बोलना शुरू करते हैं। इनका समूल नाश करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, क्योंकि इन्हें पूरी तरह खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उस बिल्डिंग के बेसमेंट में बने उनके शक्ति शिला, जो कि हमारे पूर्वज काल के की मूर्ति है, उसे नष्ट करना होगा। लेकिन उस मूर्ति को नष्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि एक तो वो एक बहुत ही गुप्त जगह रखा हुआ है जिसकी जानकारी बहुत ही कम पिशाचों को मालूम है, और दूसरी वहाँ पर उन पिशाचों ने बहुत ही कड़ा पहरा लगाया हुआ है जिसकी रखवाली 50 आदमखोर पिशाच भेड़िए करते हैं। मेरे ख्याल से इस मूर्ति की जानकारी पार्वती को जरूर होगी। अब हमें किसी तरह से पार्वती से उस मूर्ति के बारे में पता लगाना होगा, और उसके लिए मुझे पार्वती को अपना खून पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा आप मुझे कोई ऐसी ताबीज दीजिए जिससे कि मैं उसके सम्मोहन में न आ पाऊँ, तभी मैं उसके सारे राज जान पाऊंगा। मैंने कहा। बाबा ने एक बार मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, वरना कोई भी इंसान दूसरों की जान बचाने की खातिर खुद की जान दांव पर नहीं लगाता है। इतना कहकर वो अपने गले से एक ताबीज को तोड़कर मेरे हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, ये ताबीज सिर्फ तुम्हें उन पिशाचों की सम्मोहन शक्ति से बचा सकता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें उनसे बचने का भी ताबीज दे सकता हूँ, लेकिन उससे वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, जिससे तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो सकता है। मैं बाबा को सलाम करके राजीव के साथ बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता हूँ। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही मैंने सबसे पहले तो राजीव को उसके घर पर छोड़ाया और उसे मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, और ये बताया कि उसे जैसे ही मेरा मिस कॉल दिखाई दे वो तुरंत उस पिशाचों को दूर करने वाले ताबीज को लेकर मेरे फ्लैट में आ जाए। फिर मैं अपने कमरे में जाकर खुद को पार्वती के हवाले करने के लिए तैयार होने लगा, या ये कहूँ कि खुद को मौत के हवाले। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेम कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी, जहाँ मुझे अपनी ही खूनी प्रेमिका को मारने का षड्यंत्र करना पड़ेगा। खैर मैंने भी अपने हृदय को मजबूत करके और अपने गले में पहने हुए उस ताबीज को एक बार चूम कर उसे शॉर्ट के नीचे छुपा लेता हूँ, और फिर अपने फ्लैट से सीधे पार्वती के फ्लैट के सामने पहुँच जाता हूँ। मैं पार्वती के घर का डोर बेल बजाता हूँ और दरवाज़ा खुलते ही सामने पार्वती की माँ थी। वो मुझे देख मुस्कुरा के बोली, वंड कम इनसाइड। इससे पहले भी वो हमेशा मेरा स्वागत ऐसे ही करती थी, लेकिन आज उसकी आवाज़ से मेरे अंदर एक झुरझुरी सी उठ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, मैं इस वक्त एक आदमखोर पिशाचिनी के आगे जो खड़ा हुआ हूँ, मैं भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ घर में प्रवेश कर गया और हाल में पड़े एक बड़े से सोफे पर बैठ गया, और आज मैं उनके घर को बड़ी ही बारीक नज़रों से देख रहा था, और मुझे आज उन बड़े बड़े फूलों के पीछे छुपी वो खौफनाक मूर्तियाँ साफ दिखाई दे रही थी, और पूरा कमरा चंदन की खुशबू से भरा हुआ था। लेकिन मेरी नाक उस खुशबू के पीछे छुपी रक्त और मांस के दुर्गंध को महसूस कर रही थी। तभी पायल की झनझनाहट
के साथ पार्वती हॉल में प्रवेश करती है और मुझे देख चहकते हुए कहती है, तुम कभी आया? सुबह में तो तुम मेरे से अपसेट था, अभी कैसे याद आया मेरा? सॉरी पार्वती, उस टाइम मैं थोड़ा परेशान था इसलिए। हाय बिहेव रूडली विथ यू। मैं उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, नो इशू अम्मा ओरू कपी इवित के तुर्वके का। पार्वती अपनी माँ को अपनी भाषा में कॉफी लाने को कहती है। मुझे अब याद आया कि जब जब मैं इस कॉफी को पीता हूँ उसके बाद ही मेरी याददाश्त गायब हो जाती है। इसी वजह से वो पास वाली आंटी भी मुझ पर पहली बार इस कॉफी को लेकर व्यंग कसा था। अम्मा कॉफी लेकर मेरे पास आकर मेरे तरफ बढ़ा दी। कॉफी देते वक्त मुझे उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई दे रही थी और वो जिस तरह अपनी मुंह में आ रहे पानी को गटक रही थी उसकी वजह से मेरा गला और भी सूखे जा रहा था। एक बार मैंने अपने सीने में छुपे बाबा के ताबीज पर हाथ रखा और भगवान का नाम लेकर घुट घुट करके कॉफी पीने लगा और मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे कप की कॉफी कम हो रही थी वैसे वैसे मेरा सर भारी हुआ जा रहा था और कुछ ही पलों में मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी आंख एक दर्द के एहसास के साथ खुली और मैंने देखा कि एक दिल को दहला देने वाला नजारा। मेरे एक कलाई पर पार्वती और दूसरी कलाई पे उसकी माँ अपने लंबे और नुकीले दांत गड़ाए सुड़क सुड़क करके मेरा खून पिए जा रही थी। दोनों के चेहरे भयानक और विभत्स थे। इसी दृश्य को देख एक पल को तो मेरा आत्मविश्वास भी डोल उठा था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया और उनके मेरे रक्त से संतुष्टि होने तक वैसे ही दर्द और कमजोरी में लेटा रहा। कुछ देर में ही मुझे मेरा शरीर एक मुरझाए हुए अंगूर की तरह पिचकना शुरू कर दिया और इसी के साथ मेरे शरीर में एक कंपन सी शुरू हो गई और अब मेरा दर्द असहनीय हो गया था। ये देख पार्वती ने खून पीना रोक दिया और अपनी माँ को भी रोकने लगी, लेकिन उसकी माँ तो जैसे बरसों की प्यासी हो, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो पार्वती ने वहीं से बैठे अपने दाएं हाथ को लंबा करना शुरू किया और सीधा अपनी माँ की लट को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे अपने भाषा में अपशब्द कहने लगी और उसके बाल खींचते हुए उसकी माँ दर्द से तिलमिला उठी और उसने मेरा खून पीना रोक दिया। मेरा शरीर अभी भी दर्द से तड़प रहा था कि तभी पार्वती अपने बाएं हाथ को बढ़ाते हुए पता नहीं कहां लेकर जाती है और जब उसका हाथ वापस आता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था जिसे वो मेरे दोनों कलाई पर रगड़ने लगती है और उसके साथ ही मेरा दर्द कम होने लगता है और मुझे में फिर से ताकत की अनुभूति होने लगती है। उसके बाद वो अपनी माँ को बुरी तरह से डांटने लगती है, लेकिन उसकी माँ को डांटते देख मैं इतना तो समझ गया था कि ये उसकी माँ तो कतई नहीं ही हो सकती और उसी के साथ मुझे उनकी एक कमजोरी भी पता चल गई थी और वो थी उनके बाल। लेकिन ये सब सोचते वक्त पता नहीं कैसे मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह से अनायास ही मेरे जहन में चल रहा वो शब्द निकल गया, बाल। और मेरे मुंह से निकले उस शब्द को सुनकर पार्वती और उसकी माँ का विभत्स चेहरा मेरे चेहरे की तरफ पड़ा और दूसरे ही पल उन दोनों ने ही अपना चेहरा वापस अपने इंसानी रूप में लाने लगे और उसी के साथ उसके हाथ में रखा वो पत्थर का टुकड़ा छोटा होते होते एक कंकड़ में तब्दील हो गया। पार्वती ने उस कंकड़ को मेरे सर पर फिराने लगती है और कुछ देर फिराने के बाद वो उस कंकड़ को तुरंत अपने ब्लाउज में डाल लेती है। मुझे लगा कि शायद उसे मेरे होश में आने की बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो मुझ पर जादू करके मेरी यादाश्त को मिटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बाबा के दिए ताबीज की वजह से मुझे सब कुछ याद था। उसके बाद वो मुझे किसी बच्चे की तरह उठाकर अपने फ्लैट तक छोड़ आती है और मुझे मेरे पलंग पर लिटाकर वापस चली जाती है। उसके जाते ही मैं उठकर बैठ जाता हूँ और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है और वो थी वो रहस्यमयी पत्थर। पार्वती के जाने के बाद मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और तसल्ली के लिए एक बार गेट पर होकर आ गया कि वो अपने फ्लैट में चली गई या नहीं। उसके बाद मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो देखता हूँ राजीव का 15 मिस कॉल है। मैं तुरंत कॉल करके सारी घटनाओं को बताता हूँ और उसे कल सुबह तड़के
ही पीर बाबा से मिलने के लिए कहता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही हम दोनों पीर बाबा के पास पहुँच जाते हैं। उस समय बाबा सुबह की नमाज अदा कर रहे थे। हम दोनों मजार के ही बाहर उनका इंतजार करने लगे। नमाज खत्म करके जब बाबा मजार के बाहर निकले तो मैंने उनसे कल हुई सारी घटनाओं को बता दिया। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर तक खामोश रहे और फिर बोले, पत्थर नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने शक्तिशाली के टुकड़े कैसे कर दिए, क्योंकि जिस पत्थर का जिक्र तुम कर रहे हो वो पत्थर शक्तिशिला का ही हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किसमें इतनी शक्ति है जिसने कि कालकेय की शक्तिशाली को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब तो मुझे खुद ही पार्वती से मिलना पड़ेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बाबा फिर से बोले, आज रात को 8 बजे के करीब मैं तुम्हारे बिल्डिंग में आऊँगा। तुम लोग भी मेरी दी हुई ताबीज पहनकर तैयार रहना, क्योंकि आज रात हम तीनों को पार्वती के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। हम दोनों ही उनकी बात पर सर हिलाते हुए सहमति जताते हैं और वापस बिल्डिंग लौट आते हैं। रात के 8 बजने वाले थे। मैं और राजीव दोनों ही राजीव के घर पर राजीव की माँ के साथ बाबा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी डोर बेल बज उठती है। एक पल को हम सब चौंक उठते हैं। फिर राजीव और मैं जाकर दरवाजा खोलते हैं और सामने बाबा को देखकर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल हमारी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि बाबा किसी कटे पेड़ की तरह राजीव के गोद में गिर जाते हैं और मैंने देखा कि बाबा की पीठ पर एक खंजर धंसा हुआ था जिससे कि रक्त की धाराएं बह रही थी। राजीव ने ये नज़ारा देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा था। तभी एक रूह को जाम देने वाली हंसी के साथ पार्वती सामने प्रकट हो जाती है और शुद्ध हिंदी में कहने लगती है, हा हा हा, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग क्या योजना बना रहे हो और हमें कुछ भी पता नहीं चलेगी। अरे हमें तुम्हारी हर योजनाओं की खबर थी और हम चाहते थे तुम लोगों को उसी वक्त खत्म कर देते, लेकिन हम निरर्थक ही किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। अचानक उसकी हंसी की जगह दुख और हताश ने ले लिया। वो भावुक होकर बोली, हम लोग रक्त पीने को विवश है, क्योंकि हमें इंसानी रक्त ना मिले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। संदीप, तुमने तो खुद देखा था जब मैं बीमार पड़ी थी। मेरी बीमारी की वजह कुछ और नहीं बल्कि ये थी कि मैंने और मेरी माँ ने इंसानी रक्त पीना छोड़ने का निर्णय किया था, लेकिन उसकी वजह से हम दोनों ही दिन ब दिन कमज़ोर होने लगे थे। और तो और हम दोनों ही माँ बेटी अपनी प्रजाति के आखिरी वंशज हैं। और ये बाबा जिसे तुम फकीर समझ रहे हो, ये कोई महात्मा नहीं बल्कि यही है हमारी प्रजाति के प्रथम वंशज कलिकेय। हम लोग पार्वती की बातें सुन ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि पीर बाबा की मृतदेह एक भयानक दैत्य रूप में परिवर्तित होने लगी। उसके बाद हमें भी पार्वती की बात पर यकीन आने लगा। अब तक हमने सारी कहानी बाबा के नज़रिए से सुनी थी, लेकिन इस बार हम पार्वती के नज़रिए से उस कहानी को सुन रहे थे। फिर पार्वती ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। जैसा कि तुम्हें कलिकेय ने बता ही दिया होगा कि हम लंका के राक्षस कुल के वंशज हैं, लेकिन जब कलिकेय ने हम सभी को इंसान के साथ रहने को कहा तो पहले तो कुछ राक्षस नहीं माने और वे क्षत्रिय राजाओं द्वारा मारे गए। उसके बाद कुछ राक्षसों ने कलिकेय के कहे अनुसार खुद को इंसानी की तरह बदलकर छुप छुप कर जीवन यापन करने का उपाय अपनाने लगे। लेकिन राक्षस पार्वती की वजह से इंसानी खून हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम केवल जीवन यापन के लिए जितनी जरूरत होती थी उसी के अनुसार ही मनुष्यों का रक्त पीते थे, वो भी बिना उन्हें एहसास दिलाए। और उससे हमारी मदद करती थी शक्तिशिला, जो कि कुछ और नहीं बल्कि राम सेतु में प्रयोग होने वाले वो पत्थर था जो प्रभु राम ने समुद्र पार करते वक्त बनाया था। भारत में लौटते वक्त हमें कुछ पत्थर समुद्र के किनारे मिल गए थे जो हमने अपने साथ रख लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस पत्थर में राम नाम लिखा होने की वजह से वो पानी में नहीं डूबता था, लेकिन समय के साथ हमें उसकी एक और शक्ति का पता चला कि उस पत्थर के स्पर्श मात्र से असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। और साथ ही अगर कोई अधिक देर तक इसे अपने शरीर से लगा के रखता है तो वे पत्थर उसकी बढ़ती उम्र को भी रोक देती है और मनुष्य लंबे समय तक जवान रहता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो सिर्फ मनुष्यों पर ही असरदार थी। फिर कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के आते ही हमारी शक्ति बढ़ने लगी, लेकिन तब
तब तक हम राक्षस से आदम पिशाच में तब्दील हो चुके थे। हमारी सोच भी कुछ कुछ इंसानों की ही तरह हो चुकी थी। हमें भी इंसानों की ही तरह रहना और जीना अच्छा लगने लगा था, जिसकी वजह से हम चाहकर भी इंसानों को मार नहीं पाते थे। लेकिन समय समय पर केवल जीवित रहने के लिए कुछ एक इंसानों का रक्त पान करते थे। इतना कहकर पार्वती चुप हो गई और चुपचाप वापस जाने लगी कि तभी मैंने उसे रोकते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने बाबा को क्यों मारा और तुम्हारी बाकी के वंशजों का क्या हुआ? उसने पीछे पलट कर देखा और गुस्से से बोला, इस धूर्त कलिकेव की वजह से ही हमारे वंशज का विनाश हुआ है। इसने किसी तंत्र विद्या से अपने रक्त की प्यास को जीत लिया था और खुद को पूरी तरह से इंसान में बदल चुका था। लेकिन जब मेरी माँ ने उससे कहा कि वो हमें भी इंसान में तब्दील कर दे, तो उसने हमसे वो शक्ति शिला मांगा जिसे हमारे पूर्वजों ने संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन मेरी माँ उसके इरादे भांप गई और उसने उसे वो शक्ति शिला नहीं दिया। लेकिन समय के साथ जब वो इंसानों की तरह बूढ़ा होने लगा तो उसे शक्ति शिला की जरूरत पड़ने लगी और उसने आसपास की इंसानों को हमारे खिलाफ भड़काने लगा, लोगों को हमारी असलियत बताने लगा, जिसकी वजह से हमारे वंश के कई लोग मारे गए। फिर मेरी माँ ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी कि वो या तो हमें इंसानों में बदलने में मदद करे या फिर हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, वरना हम उसे खत्म कर देंगे। उस चेतावनी के बाद वो डर गया और हमसे उलझना बंद कर दिया। लेकिन जब वो राजीव और तुमसे मिला तो उसकी बरसों से दबी तमन्ना जाग उठी और उसने तुम लोगों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काने लगा। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने भी छुप छुप कर तुम्हारा पीछा किया और मुझे सारी बात समझ में आ गई। तभी पार्वती की माँ भी आ गई और उसने हम सब से क्षमा मांगी और कहा, हम वर्षों से ये श्रापित जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम अपने वंश का विनाश कर दे, इसलिए हम किसी तरह से जी रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इस रक्त की प्यास को खत्म कर पाए। हम दोनों माँ बेटी कल ही ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। मैं, राजीव और उसकी माँ तीनों बूत की तरह खड़े होकर उनकी आब बीती सुन रहे थे कि तभी हम सबने देखा कि कलिकेय की देह राख में तब्दील होने लगी और पूरी देह राख में बदलते ही उस राख के ऊपर हमें एक रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है। पार्वती की माँ उस माला को देख हाथ में उठा लेती है और उस माला को हाथ में उठाते ही उसे एक विचित्र आभास होता है। वो तुरंत उस माला को अपने बेटी के हाथ में रख देती है और उसे भी वही आभास होता है और जो उसकी माँ को हुआ था। हमें भी उन दोनों की चेहरे की खुशी देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो न हो यही वो माला है जिसकी वजह से कलिकेय इंसान में तब्दील हुआ था। दोनों माँ बेटी एक बार एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखती है और फिर पार्वती अपने वस्त्र से वही पत्थर निकालती है और हमें देते हुए कहती है, आज तुम लोगों की वजह से हम इंसान बन पाए हैं। लो, इस पत्थर को अपने पास रखो और जरूरतमंदों की मदद करना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, लेकिन अगर तुम ये पत्थर अपने पास रखती तो तुम जिंदगी भर जवान रहती। फिर तुमने उसे हमें क्यों दे दिया? मैंने जाते हुए पार्वती से एक आखिरी प्रश्न पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों कई सदियों से जीवित हैं और हमारी उम्र भी स्थिर है, लेकिन अब हम भी इंसानों की ही तरह वृद्ध होना चाहते हैं और एक सुकून की मौत चाहते हैं। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी कॉरिडोर के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।